organizational design. Today is our first class with this topic, organizational design. Fine. In HR specialization paper, you have two papers, team dynamics at work, which we have already started. Mopali for you, HR analytics, I will be giving you separate classes. Fine. Now, today I'm starting with the organizational design first chapter. Now, as we can easily understand, organizational design forms a very important role. Design means what? It is about, I'm not talking about physical design. You might say that ma'am, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल स्पेस उसकी डिजाइन के बारे में बात हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिजाइन और फैसिलिटीज डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Once we are talking about or we are discussing about organizational design, I simply meant to say it is about organizational hierarchy, or we also say it as organogram, or in simple language we say it as organizational structure. So now मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. बिफोर वी स्टार्ट अहेड विद डिजाइनिंग पार्ट कि ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में क्या होता है, व्हाट आर द डायमेंशंस दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. देखो, हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पहले पढ़ा है कि कुछ टॉल स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिफरेंट टर्म्स वी यूज व्हेन वी जस्ट connote this term. Organizational structure को जब भी हम सोचते हैं इसके बारे में, तो we have different types of structure that comes in our mind. It could be matrix structure, horizontal, vertical, downward, upward, so many things are there. So now about organizational structure, definitely we clearly understood that it is something about a structure. We are talking about a structure. Fine. So now organizational structure refers to the role responsibility relationship of individuals in an organization along with their predefined interaction pattern. तो अगर हम लोग normally organizational structure की बात करते हैं, let me see if there is any structure here. No, I'm not finding any structure. So let us give you an example. एक हम लोग example देखते हैं. वैसे आप लोगों को पता है ऑर्गेनोग्राम क्या है, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलिए, या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, कुछ भी बोलिए, ये आप लोग को पता है. स्टिल जस्ट टू रिकॉल, एक बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं. चलिए एक यहाँ पर हम लोग इमेजेस में देख लेते हैं. ये देखो, ये डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, राइट. एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग को देखने में इमेजेस में मिल रहा है, जहाँ पे ये क्लियरली देखो, जैसे यहाँ पर है एक सीईओ है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. तो वी कैन टेक ओनली एनी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू डिस्कस अबाउट इट इन मोर. तो हम लोग कोई भी एक स्ट्रक्चर को अगर लेते हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस आर मेंशन, लाइक सीईओ. यहाँ पे एक प्रोफाइल है या एक डेजिग्नेशन मेंशन है, दिस इज सीईओ. यहाँ पर क्या है, मैनेजर प्रोडक्शन, मैनेजर मार्केटिंग. बहुत छोटा है, ये देखो यहाँ पर भी ये छोटा ही दिखेगा, छोटा छोटा ही दिखेगा. ओके, तो चलिए हम लोग यहीं से देख लेते हैं. तो ये सीईओ, यहाँ पर क्या है, सीईओ के नीचे में दो लेवल, मैंने सीईओ के जस्ट सेकेंड लेवल पे जो है मैनेजर प्रोडक्शन, मैनेजर मार्केटिंग. अब देखिए, ठीक मैनेजर प्रोडक्शन के नीचे यहाँ दो लेवल, मतलब एक लेवल के नीचे दो लोग दिए गए हैं, फोरमैन फैब्रिकेशन, फोरमैन असेंबली. तो हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, व्हाट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर. We can clearly interpret what is the relationship between these two designation, right? If suppose if a worker is working in this designation implies worker. It's clearly mentioned the designation is workers. Fine, so there will be definitely different workers. Now, if somebody is working here and he wanted to know whom to report, whom to contact for a leave, then how will he understand if he joins a new organization? If any worker or an executive just joins any organization, now he is not aware where to move on, how to communicate, which is the second line manager whom he can communicate. If this worker means he is a senior,
This worker is new and he does not know. He just moved to the senior and told that I'll take a leave tomorrow, or he requested for a leave. But this worker, he may be a senior worker, he does not have the authority to approve his leave. Fine. So now we have to understand, in an organization structure, all the designations are clearly mentioned. So here we can clearly interpret the relationship between different designations. Now, relationship about what? The authority. Who is in the authoritative profile here? CEO. CEO is in the authoritative profile, and the accountability of the managers lies to CEO, right? So authority, accountability, responsibility, all this relationship can be interpreted from this simple organization structure. We can understand how to communicate, how the foreman will communicate to the manager. He needs to go to the manager. He cannot directly go to the CEO. Does this foreman can directly go to the CEO? No, it's not possible, because he needs to work according to the organizational structure. So all the communication will go like this simply. Foreman will go to manager, then manager will go to the CEO. If it starts with the worker, then worker will go to foreman. Foreman fabrication, he cannot go to foreman assembly. This cross work will not work, right? So worker will go to his immediate supervisor, that is foreman fabrication. He will go to the manager production, and then he will go to the CEO. So this means this entire structure actually explains us, means in any organization you can clearly interpret the authority, accountability, and responsibility relationship of different executives, right? Different designations are there. So what are the types of relationship they actually means how they will communicate, means what is the different types of relationship exist between the different departments or the different designations. If any decision needs to be taken, then how the decision will flow on. It can be clearly interpreted from this structure, means how the decision will be implemented. It's not that the foreman assembly can just simply take a decision by speaking to or discussing to the sales officer. They both are in the same department. Or a manager marketing cannot just coordinate with the foreman assembly and take a decision. If he needs to take a decision, he will communicate with the manager production, and then he will propose this to the CEO. Right. So organization structure is very important for any organization, because whether an organization will function efficiently, effectively, or it will work in a very slow manner, it all depends in the organization structure, because your decision will flow in that manner. Your communication will flow in the simple manner according to your organization structure, the type of organization structure that is there. So it is clearly understood the role responsibility relationship. किसका क्या रोल है वो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पता चल रहा है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मुझे सिंपल इस डेजिग्नेशन से पता चल रहा है. एज अ मैनेजर प्रोडक्शन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ माय वर्क, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, right, in any organization, along with their predefined interaction pattern. So there's a predefined interaction pattern which we need to follow. It defines the formation of subgroups within the organization, along with the formal techniques and methods of communication and coordination to be used. Normally क्या होता है, आप देखोगे एक organization के अंदर, within an organization और within a formal organization structure. एक formal क्या होता है, जब HR policies में या manual में एक defined organization structure है कि ऐसे ऐसे काम होना है, उसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप सब ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारे टीम्स फॉर्म होते हैं. वो इनफॉर्मल टीम्स भी फॉर्म होते हैं. हमने टीम डायनेमिक्स में पढ़ा है ना कि छोटे छोटे ग्रुप फॉर्मेशन होता है, टीम फॉर्मेशन होते हैं, एंड दे हैव देयर टीम डायनेमिक्स. वो टीम डायनेमिक्स को समझना, ग्रुप डायनेमिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया टोटलिटी की बात, ये हो गया ओवरऑल. उसके अंदर ही तो आपके माने इनफॉर्मल ग्रुप्स भी फॉर्म होंगे. It facilitates both vertical, downward and upward communication between different hierarchy levels and horizontal between different people at the same hierarchical level. अब देखो यहाँ पर vertical में क्या हो जा रहा है, vertical ऊपर से नीचे, मतलब vertical means लंबाई की तरफ ऐसे. तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है जब वर्कर ऊपर की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है. एक वर्कर फोरमैन के पास गया, फोरमैन मैनेजर के पास गया, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन. ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो, इफ इट इज गोइंग मींस गोइंग फ्रॉम द सीईओ टू द वर्कर, इट इज गोइंग डाउनवर्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
डेफिनेटली इट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन बट इट मूव्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. जब सीईओ से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है देन इट इज सेड एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. फाइन. वेयर इज इफ इट मूव्स एट द सेम लेवल, एक लेवल पे हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन. ये हो गया हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन, राइट? जब एक ही लेवल पे बात हो रही है, एक हायरार्कियल लेवल पे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है. Now, from a management perspective, organizational design should promote communication, cooperation, teamwork, motivation and performance. तो आप सीधी सी बात है, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें क्या समझना है? आइदर वो मैनेजमेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कुछ भी आप पर्सपेक्टिव ले लो. सिंपली इफ यू नीड टू मैनेज अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन पे हमें काम करना होगा. ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए. मीन्स देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन है. ये एक डिजाइन है और ये भी एक डिजाइन है. फाइन. ये भी आप देखो डिफरेंट डिजाइन है. एक ऑर्गेनाइजेशन में ये भी एक डिफरेंट डिजाइन है जहाँ पे अलग अलग सेगमेंट के सेगमेंट है. वो हेल्थ, ब्यूटी, ये प्रोडक्ट डिवीजन इसको बोलते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है. तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या कैसा डिजाइन होगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करे? देखो ये भी एक डिजाइन है, काफी फैला हुआ, स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है इसमें. ठीक है, तो ये देखो ये भी एक डिजाइन है. तो अल्टीमेटली हमारा जो डिजाइन है, ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन कैसी होगी, इट फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे डिपेंड करती है भाई कौन सी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, क्या मेरा कंपनी का साइज क्या है, साइज ऑफ माय कंपनी, साइज ऑफ एम्प्लॉय. तो सो मेनी फैक्टर्स आर ऑलरेडी देयर. नाउ बट द फोरमोस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए वी शुड प्रमोट कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को प्रमोट करे, कोऑपरेशन प्रमोट करे, टीम वर्क, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस. ये सारी चीजें के ऊपर ही बेस करके हम काम करते हैं ना, कि कोई भी चीज हो जो कम्युनिकेशन को प्रमोट करे, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट हो, इजी हो हमारे लिए, कोऑपरेशन इजी हो, राइट, कोऑपरेशन हो, टीम वर्क हो, मोटिवेशन हो, सारी चीजें फ्लो करें अच्छे से, ज्यादा अच्छे से काम हो पाए हमारा. नाउ स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा स्ट्रक्चरल डायमेंशंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन के लिए. once we are planning to design an organization, what are the structural dimension we must take care of. इसका मतलब क्या है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए हम क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे. नॉर्मल सी बात है ना, एक जैसे मैंने बताया नेचर ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ इंडस्ट्री हो गया, साइज ऑफ मेरी कंपनी हो गई, वो सारी चीज जो है वो डिपेंड करेगी, वो सारी चीज को देखकर दीज आर द फैक्टर्स व्हिच विल कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फाइन. सो यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चरल डायमेंशंस को लेकर बात कर रहे हैं. सो व्हाट आर दी स्ट्रक्चरल डायमेंशन? फाइन. Communication, alliance, and cooperation should be encouraged in organization through management control of areas such as strategy, investments, marketing, internal process, and human resources. देखिए हमारा मेन फंडा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने का मेन फंडा क्या है? क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे हो जहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन काफी ट्रांसपेरेंट हो, बहुत आसानी से सब कुछ हो पा रहा है. फाइन. सबसे पहली चीज वो हो गई कि बहुत इजीली कम्युनिकेशन हो पा रही है. ओके. इंटरनल प्रोसेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एवरीथिंग. Structural dimension, which are the internal dimension in the organization, are used as a basis for formally describing the organizational structure. इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप लोग देख लो अच्छे से. हमारा स्ट्रक्चरल डायमेंशन किसको बोलेंगे? स्ट्रक्चरल डायमेंशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाने में there are few points which we'll consider, right? Which are the internal dimension. Structural dimension क्या है? Internal dimension है. ठीक है, are used as a basis for formally describing. देखो अब हमारा स्ट्रक्चरल डायमेंशन के बेसिस में हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा. Fine. These dimensions are shaped based on the contextual dimension that have a wider scope and include both internal and external factors like organization size, technology used, environment in which it operates, culture and objectives. Clear? I think अभी मैंने यही बताया कि हम लोग जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो व्हाट आर द डायमेंशन वी विल कंसिडर. तो भाई हमारे स्कोप को हमको देखना है कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करना है, अपने साइज, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन से इन्वायरमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, व्हाट आर दी कल्चर. तो जब स्ट्रक्चर बनाने जाओगे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आपने देखा होगा घर जो बनता है, हाउस,
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, अभी अभी परी पड़ रही है इतने सारे। तो देखा होगा कहीं पर जो जहाँ पे बर्फी मतलब बर्फ वगैरह होते हैं हिली एरियाज में, वहां पर घर कैसा बनता है, जो रूफ होता है उसके वो स्लोपिंग स्लैंटिंग टाइप होता है। इससे क्या होता है, जो भी बर्फ वगैरह गिरेगा वो धीरे धीरे गिर जाएगा नीचे की तरफ, मतलब फिसल जाएगा, इसलिए होता है। बट हमारे यहाँ पर जहाँ पे नॉर्मल हम लोग जहाँ रहते हैं कैलकाटा वगैरह में, यहाँ पर क्या है, छत प्लेन होती है, सीधी सीधा प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो घर का डिजाइन है वो भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल जो एक इन्वायरमेंट है, फिजिकल जो इन्वायरमेंट है हमारा, डेमोग्राफिक और जो फिजिकल इन्वायरमेंट आप देखो थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखो, तो उसके हिसाब से हर जगह का, हर लोकेशन का घर, रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ, तो मैं घर की डिजाइन की बात कर रही हूँ, वो भी अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो जब एक घर की डिजाइन चेंज हो सकती है, तो ऑर्गेनाइजेशन विच इज मोर प्रोन टू फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, तो सब चीजें उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, फाइन। तो वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर हम लोग सभी फैक्टर्स को कंसिडर करें। एक्सटर्नल फैक्टर हो गया आपका जो इंडस्ट्री है, मार्केट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देन द इंटरनल फैक्टर्स जैसे उसकी स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बहुत सारी चीज है ना। रिचर्ड एल ड्राफ्ट प्रपोज 6 स्ट्रक्चरल डायमेंशंस। अब रिचर्ड एल ड्राफ्ट ने कुछ 6 स्ट्रक्चरल डायमेंशन प्रपोज किए हैं, विच इज फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनल रेशियोज। ये डायमेंशन रिचर्ड एल ड्राफ्ट में प्रपोज किए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जब हम डिजाइन करने जाएंगे तो ये सारे डायमेंशंस हमको देखने हैं। तो चलिए अब वो डायमेंशंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कौन कौन सा डायमेंशंस है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन दैट वी मस्ट कंसिडर। ओके, बिफोर वी गो अहेड,